नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा सवाल। और आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करने वाले हैं कोरोना काल की, खस्ता हाल अस्पताल की और देश की अर्थव्यवस्था की सूरत हाल की। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब मार्च में लॉकडाउन की शुरुआत हुई, तालेबंदी में हम जाने को तैयार हुए, देह दूरी हमने मेंटेन की, तब क्या कहा गया था कि जान है तो जहान है। यानी कि जान महफूज है, आप महफूज हैं, मैं महफूज हूं, हम सब महफूज हैं, तो जहान भी, दुनिया भी महफूज रहेगी। लेकिन धीरे धीरे देश को, हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे कर्ता धर्ताओं को यह समझ में आने लगा कि सिर्फ जान बचाने से काम नहीं चलेगा। यह संकट काल, यह संक्रमण काल लंबा खिंचने वाला है। सिर्फ ताली थाली बजाने से इसे काबू में नहीं किया जा सकता। और देश की अर्थव्यवस्था का जो पहिया है उसे हमें चलाए रखना होगा। वो जाम हो गया था। तो फिर बात आई कि जान है तो जहान नहीं, जान भी और जहान भी। और इसी के चलते 3 दौर की तालेबंदी के बाद अनलॉक की प्रक्रिया भी जून में शुरू की गई। अभी हम अनलॉक 2 में हैं कि अर्थव्यवस्था चले। लोगों की नौकरियां जा रही थी, तनख्वाहें कट रही थी, विकास दर गोते पर गोता खाए जा रही थी, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रही थी कि अब इसे फिर से ट्रैक पर लाना है, पटरी पर लाना है। तो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन आज आलम क्या है? कोरोना के संक्रमण का आंकड़ा 12 लाख से ऊपर पहुंच गया है। 12 लाख से ऊपर पहुंच गया है। और जो हमारी विकास दर है, हम जहान की बात करें, अपनी अर्थव्यवस्था की बात करें, ये जो अनलॉक में भी मिनी लॉकडाउन्स हो रहे हैं ना देश के अलग अलग हिस्सों में। मैं नोएडा में बैठा हूं, अब परसों से यहां पर वीकेंड का लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे में यही हाल है। बेंगलुरु में, कर्नाटक की मैं बात करूं, आंध्रा की बात करूं, बाय वीकली लॉकडाउन चल रहे हैं पश्चिम बंगाल में। उसके चलते क्या हुआ है कि ये आर्थिक पहिया घूमने को तैयार ही नहीं है। ये जो कड़ी होती है वो कड़ी टूटती जा रही है। कोई समन्वय नहीं है केंद्र और राज्य सरकारों में। और इसके चलते थोड़ा रायता फैल रहा है। और रायता फैलने के चलते क्या है कि जो हमारी विकास दर, ये -4 से -7 के आंकड़े पर तो आ ही गई थी। अब हम 5 ट्रिलियन की अभी बात नहीं कर सकते क्योंकि यह संकट काल है। 8-10% की विकास दर चाहिए उसके लिए। हम -4 से -7, और अब उसमें भी और गोते की खबरें आ रही हैं। इकरा ने कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था 9.5% से सिकुड़ जाएगी। ये हमारी जो अर्थव्यवस्था थी ये 5% पहले सिकुड़नी थी इकरा के मुताबिक। तो आकलन और नीचे कर दिया है। केयर ने जो 2.25% सिकुड़न की बात करता था, कॉन्ट्रैक्शन की बात करता था, अब 6.5% पर आ गया है। खबर है HDFC बैंक और SBI रिसर्च भी कुछ ऐसा ही डाउनग्रेड करने वाली हैं। तो ऐसे में अब देश के सामने ऑप्शंस क्या हैं? मैं नौकरियों की, मनरेगा की, 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज यानी कि गेहूं या चावल और 1 किलो दाल देने की बात भी करने वाला हूं। मनरेगा में ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स भी काम करने पर मजबूर हैं। लेकिन दूसरी तरफ सब कुछ नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव खबरें भी आ रही हैं। कल प्रधानमंत्री ने इंडिया US बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। आप आइए, यहां पर निवेश कीजिए। ओपननेस, अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस की बात की है। और ऐसा लग रहा है कि चीन के साथ जो हमारा तकरार हुआ है उसके चलते भारत एक बड़ा हब बन सकता है निवेश के लिए। तो बाहर से तो पैसा आ रहा है, लेकिन हमारी अंदरूनी हालत क्या है, इस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूं। हम चर्चा करते हैं, बहस नहीं करते। और अस्पतालों के खस्ता हाल होने की बात, वो तस्वीरें भी आपको मैं दिखाऊंगा। हम विश्व गुरु बनने की ताल ठोकते हैं, लेकिन हमारे अस्पतालों में क्या हाल है उसकी भी तस्वीर। पहले प्रधानमंत्री का बयान। इंडिया इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ए प्रॉस्परस एंड रेजिलिएंट वर्ल्ड थ्रू द क्लेरियन कॉल ऑफ एन आत्मनिर्भर भारत।
And for that, we await your partnership. Friends, today there is global optimism towards India. This is because India offers a perfect combination of openness, opportunities and options. ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, देश की अर्थव्यवस्था दुनिया भर में बजाएगी डंका, और सुपर पावर इंडिया में अस्पताल कब तक रहेंगे बेहाल। इस चर्चा में वो तस्वीरें भी आपको मैं दिखाने वाला हूं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जाने माने वकील भी हैं, युवा चेहरा हैं जयवीर शेरगिल, देश के जाने माने अर्थशास्त्री विजय सरदाना मेरे साथ हैं, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझाते हैं, देश के बड़े सीए हैं शरद कोहली मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और देश के फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट सिद्धार्थ जराबी भी इस चर्चा में हैं। तो जीवीएल, जो मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, देखिए, देश की अर्थव्यवस्था दुनिया भर में बजाएगी डंका, हमें डंका बजाना भी चाहिए। अमेरिका निवेश करने के लिए तैयार है, हम रेड कारपेट बिछा रहे हैं कि भैया हम पर भरोसा कीजिए, आप हमारे यहां आइए। लेकिन क्या उससे पहले हमें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए? यह संकट काल है, संक्रमण काल है, ये मानते हुए और ये जानते हुए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। अर्थव्यवस्था से जुड़ी जो खबरें हैं वो बहुत उत्साहित करने वाली नहीं है। विकास दर के आंकड़े तो और अब नीचे आकलन हो रहा है। ये संकट काल बहुत जल्द जाने वाला नहीं है। संदीप जी, आप जो विषय कह रहे हैं, इस बात से न मैं न देश में कोई भेदभाव रखता है, इससे कोई अलग विचार रखता है। ये पूरे विश्व में कोरोना का असर है। ये केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था एक तरह से कोरोना के असर के कारण, इम्पैक्ट के कारण पूरे विश्व पर इसके असर होने वाली है। हमारा भी शॉर्ट टर्म में इसका जरूर असर होगा। इस साल की हमारी जीडीपी घटेगी, इसमें कोई क्योंकि अब पूरे देश लॉकडाउन में जब रहता है, सारे प्रोडक्शन आपको रोकना पड़ता है। ये इसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं किया होगा, बट लेकिन संक्रमण को रोकने के लिए हमें ये करना आवश्यक था। और लेकिन ये आपदा को भी एक अवसर के रूप में बदलने की एक अच्छी योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की जो प्रणालिका तैयार की है, जिसका उल्लेख, जिसका पूरा विजन देश के सामने ऑलरेडी प्रस्तुत हुआ है, 21 लाख करोड़ का जो योजना है, ये केवल ये लॉन्ग टर्म विजन के साथ लाया गया एक इकोनॉमिक विजन है, आत्मनिर्भर भारत। नहीं, आपने अच्छी बात की, आपने 20,97,000 करोड़ का अच्छा जिक्र किया। देखिए जीवीएल, 2 महीने हो गए, मिड मई में 5 दिनों में इस राहत पैकेज, और मैं तथाकथित शब्द भी इस्तेमाल करूंगा, राहत पैकेज की घोषणा की गई, पर उसमें निकला यह कि भाई तरलता ज्यादा है, लिक्विडिटी ज्यादा है, कि भाई लोन ले लो, पैसा आपको सिस्टम में आपने डाल दिया, जेब में पैसा बिल्कुल नहीं आया। और 2 महीने में, 1 मिनट सुनिएगा, 2 महीने में उस राहत पैकेज का कोई बेनिफिट दिखा क्या? पिछले महीने होने लगा ग्रीन शूट दिख रहे हैं, आज हालत जस की तस है। देखिए ये दुष्प्रचार होता है, लेकिन देश की जनता सच्चाई जानती है। सीधा अकाउंट में ये सब कुछ, पूरा 20 लाख करोड़ 21 लाख करोड़ का पैसा खाते में जाएगा, ये कभी सरकार ने न कभी कहा है, न किसी देश ने किया है। ये झूठा प्रचार करते हैं कि ये देश ने किया, वो देश ने किया। सब जगह एक कॉम्बिनेशन होता है, कुछ डायरेक्ट एक डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में दिया जाता है, कुछ लिक्विडिटी मेजर्स के रूप में। यूएस में हो, कई देशों में, सभी देशों में यही किया गया, यूके हो, फ्रांस हो, इटली हो, सभी जगह यही किया गया। हमारे यहाँ गरीब कल्याण योजना के तहत ये 1.25 लाख करोड़ रुपए का तुरंत ऐलान हुआ लॉकडाउन के समय। इसमें 65,000 करोड़ करीब सीधा अकाउंट में चला गया, गरीब के तबके में, गरीब के लोगों के खाते में, जनधन के महिलाओं के खाते में, किसानों के खाते में 65,000 करोड़ रुपया एक महीने में। मैं 15 दिन पुराने वाले आंकड़े आपको बता रहा हूं। इसके अलावा इस साल के नवंबर तक पूरे अनाज
देश के 80 करोड़ जनता के लिए 81 करोड़ जनता के लिए फ्री में देने का सरकार के द्वारा मैं उस पर भी आऊंगा, मैं उस पर आऊंगा। अच्छा पॉइंट रेज किया है। एक मिनट देखिए, उसका 90,000 करोड़ का बिल है। नहीं, 1.5 लाख करोड़ का है। 90,000 करोड़ तो आप 5 का और 3 महीने उसमें जोड़ दोगे तो 1.5 लाख करोड़। पहले वाला 60 नहीं, मैं उसको 2.25 में गिना था, इसलिए अलग से नहीं गिना है। 60 प्लस 90 मिलाकर 1.5 लाख करोड़ का अनाज के रूप में दिया गया। ये नहीं, वो बातें ठीक है। एक पॉइंट के हिसाब से सिलसिलेवार चलते हैं जीवीएल, ताकि दर्शकों को समझ में आए। और हम अपने शो में बहस नहीं करते, चर्चा करते हैं। ये सब देश से जुड़ा है ना, हम सब देशवासी हैं। मेरा सवाल ये था कि 2 महीने हो गए राहत पैकेजेस, तथाकथित राहत पैकेज की घोषणा हुई, लेकिन वो ग्रीन शूट्स भी, एक ये बड़ा मिसयूज अब्यूज शब्द है कि कुछ भी हल्का सा अच्छा होने लगे ग्रीन शूट्स दिखने लगे, टर्न अराउंड हो गया है। पर अब तो इकरा और केयर कह रहे हैं कि नहीं, 5% नहीं, 9.5% की सिकुड़न होने वाली है। HDFC, SBI विकास दर, उनका आकलन और नीचे आने वाला है। सुन लीजिए संदीप जी, यह हर देश का अर्थव्यवस्था पर गहरा कोविड का चोट है। ये हर एक को मानना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट लेकिन ग्रीन शूट्स आपने कहा है ना, हमने जिस प्रकार ये पैकेज का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा, ये भी मैं कुछ दिनों के पहले के आंकड़े बता रहा हूं, 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा MSME सेक्टर को क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत ऋण दिया गया है। ये आप में से कई लोग ये सवाल पूछते थे, क्या ये हो पाएगा, क्या ये घोषणा है, इसकी ये सड़क पर, ये जमीन पर उतरेगा क्या? बिल्कुल उतर गया। और किसान क्रेडिट कार्ड देने की जो बात कही, तो हमने 2.5 करोड़ देने की बात की, लगभग 1 करोड़ ऑलरेडी इसका वितरण हो गया है। नहीं, उसके असरात अभी नहीं दिख रहे हैं। मैं जानता हूं इकोनॉमी में लैग होता है, पर उसके असरात अभी तक वो नहीं दिख रहे हैं। पर जयवीर शेरगिल जो सवाल जीवीएल कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में ऐसे हो रहा है, सीधा एक मिक्स होता है, कुछ पैसा आपकी जेब में दिया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, कुछ लिक्विडिटी के, तरलता के तौर पर दिया जाएगा, तो गलत क्या कह रहे हैं आप? सवाल उठाते रहते हैं। सरकार को आप कभी प्रेज करने के लिए या उनके साथ देने को तैयार नहीं होते। संदीप जी, शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और उम्मीद करता हूं जैसे मैंने भाजपा के प्रवक्ता को नहीं टोका, वो मुझे अपनी बात रखने की कही। 3 स्पष्ट बातें कहूंगा, तथ्य आधारित। अपने बड़े भाई जीवीएल की बात सुन रहा था और जो ये क्लेम कर रहे थे, तो हिंदी का एक शेर याद आ गया, कहां तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, आज रोशनी मयस्सर नहीं पूरे शहर के लिए, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं एक बेकरार हूं अपनी आवाज में असर के लिए। जब देश में कोरोना महामारी, बीमारी, बढ़ती बेरोजगारी, सिमटते व्यापारों का चल रहा है पंगा, तो कल प्रधानमंत्री ने किस आधार पे कह दिया सब कुछ है देश में चंगा और आइए इन्वेस्ट इन इंडिया? जो सरकार 15 लाख हर खाते पे देने पे जिन्होंने श्री गणेश किया था, आज उनकी लापरवाही के चलते इस देश के खाते में 15 लाख कोरोना के केसेस चल रहे हैं। अब मैं तथ्यों पे आ जाता हूं। जीवीएल जी ने कहा हर आपदा एक अवसर होती है। हाँ होती है, पर अगर सरकार की नीयत सही हो। कोरोना की जो आर्थिक महामारी है, सबसे पहले तो क्या है, सरकार की नीयत और नीति है। मेरे हाथ में 17 मार्च 2020 का बयान है इनके वित्त मंत्री का, जो जूनियर वित्त मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, वो ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कोरोना देश की अर्थव्यवस्था पे कोई असर नहीं करेगा। यहां से तो इस सफर की शुरुआत हुई। उस टाइम तक किसी को मालूम नहीं था जयवीर की कितनी लंबी ये बीमारी चलेगी। ठीक है, चलिए, नहीं मालूम था। दूसरा, आपके ही चैनल की रिपोर्ट के अनुसार एक और रिपोर्ट आई, कोरोना से पहले के जीडीपी के आंकड़े के 21 महीने में सबसे कम ग्रोथ है 3.1% पे। बिल्कुल है। तीसरा, इन्होंने कल कहा, अब पूरी इस सफर में भाजपा ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी का रवैया अपनाया, जहां राहत देने की बजाय आफत दी, जेब भरने की बजाय जेब लूटी। क्या पेट्रोल टैक्स पे जो डीजल पे टैक्स है 800% नहीं बढ़ाया? क्या 44 करोड़ एसबीआई खातेदारों के ब्याज दरों में, इंटरेस्ट सेविंग रेट में कटौती नहीं की? क्या छोटी बचत ब्याज दरों के, जिसमें 30 करोड़ खातेदार हैं, उनमें कटौती करके 10,000 करोड़ रुपया नहीं कमाया? जहां कोरोना की महामारी थी वहां देशवासियों पे जीएसटी का भार डाल दिया। आज हैंड सैनिटाइजर, पीपीई मास्क पे
सब पे टैक्स लगता है। तो ये जो लगान जैसे गोरे लगाते थे, इनकी सरकार लगाती थी। तो सरकार के पास कोई जादुई छड़ी है क्या? टैक्सेस के जरिए ही तो पैसा आएगा। एक मिनट, एक दो बातें और सुन लीजिए। कल मेरे पे मैं हैरान हूं, ये हाथ में मेरे ऑल इंडिया मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की रिपोर्ट है। माननीय प्रधानमंत्री ने कल अमेरिका को देश में इन्वेस्ट करने का न्योता दे कैसे दिया, जब अमेरिका ने हमारे देश के 6.5 करोड़ छोटे व्यापारियों पे एक्सपोर्ट करने पे, जो कम रेट ड्यूटी टैक्स पे एक्सपोर्ट करते थे, उन पे पाबंदी लगाई हुई है। हमें $6.5 बिलियन का नुकसान है, क्योंकि अमेरिका। जयवीर, आप राजनीति तलाश रहे हैं, आप इसमें राजनीति तलाश रहे हैं। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ऑन रिकॉर्ड ये कहने को तैयार हैं अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध नहीं होने चाहिए, अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश ना करें। यह कांग्रेस का स्टैंड है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन करें, तब ट्रेड करें जब अमेरिका हमारे 6.5 करोड़ एमएसएमई को जीएसपी सिस्टम में दोबारा वापस डालेगी। और एक और रिपोर्ट, जीवीएल जी आप कह रहे हैं बहुत अच्छा है, ये ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की रिपोर्ट मेरे हाथ में है, जो कह रही है आपके पैकेज के बाद 20 लाख करोड़ के खाली बर्तन के बाद हिंदुस्तान में हर 3 फैक्ट्रियों में से एक फैक्ट्री बंद हो रही है, जो देश के 11 करोड़ लोगों को नौकरी देती है। तो ये ठीक है, जीवीएल क्विक रिस्पांस पर मैं एक्सपर्ट्स की राय लूंगा। एक मिनट, जीवीएल क्विक रिस्पांस फिर एक्सपर्ट्स की राय। ये देखिए, इंटरेस्ट रेट्स घटाने की बात कर, इंटरेस्ट रेट्स, ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स जब बैंक के द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसका यदि इंटरेस्ट रेट घटेगा तो डिपॉजिट का रेट भी स्वाभाविक है घटने का। इसमें क्या बड़ी बात है। पेट्रोल रेट्स 85 दिन तक बिल्कुल नहीं बढ़े थे, एक्साइज ड्यूटी उसके दौरान, और फिर 22 दिन तक लगातार बढ़ा दिए। 22 दिन बढ़े, 22 दिन तो पहले, उसके पहले 85 दिन जीवीएल 2 डेज तक बिल्कुल 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर बढ़ाई, 13 रुपए डीजल पर बढ़ाई, कुल मिलाकर 25 रुपए बढ़ा दिया आपने। नहीं, देखिए वो 80-85 दिन रेट नहीं बढ़ाया था, उसके कारण बाद में कंपनियों को एडजस्ट करना था। और $40-42 पर बैरल है कच्चे तेल की कीमत। प्लीज टोकिए मत, मुझे बोलने दीजिए। कांग्रेस के सरकारों ने क्या बोझ नहीं डाला था? क्या आपने सेल्स टैक्स या वैट नहीं बढ़ाया था आपके कांग्रेस शासित राज्यों में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में? क्या आपने ट्रेड डील को लेकर क्या चाहते हैं? भारत का नुकसान हो, इसलिए कल कुछ कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे, क्यों सरकार ट्रेड डील नहीं कर रही है? हम देश के हित में ट्रेड डील हमने नहीं किया था। हमने कहा ये हमारे लिए, जो हमारे किसान के लिए जो नुकसानदायी होगा, हमारे एमएसएमई के लिए जो नुकसानदायी होगा, हम वो करने के लिए कतई तैयार नहीं है। ठीक है, मैं सिलसिलेवार हर मुद्दे पर आ रहा हूं। जीवीएल, एक मिनट आपने रिस्पॉन्ड किया। सिद्धार्थ जराबी, अब देखिए मैं राहत पैकेज की बात कर दूं, फिर मुद्दे बहुत हैं, मैं सब पर आप लोगों की राय और आपके टेक जानना चाहता हूं। 20,97,000 करोड़ आए, इकोनॉमी में वो ग्रीन शूट्स वगैरह अब दिखने बंद हो गए, हमने रायता फैला दिया, केंद्र और राज्यों में समन्वय नहीं है, मिनी लॉकडाउन्स हो रहे हैं, उस पर मैं विजय सरदाना से पूछूंगा। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है, आज एक बड़ी दिलचस्प खबर आई, मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम कहते हैं कि देखिए जेब में पैसा देंगे, परेशान मत होइए, आपकी जेब में पैसा डाला जाएगा, पर पहले वैक्सीन आने दो, वैक्सीन आएगी तो आपके जेब में पैसा डालेंगे। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। अगर की बात नहीं है, कब डालेंगे। और अभी डाल दिया ना आपकी जेब में पैसा तो आप खर्च तो कर नहीं पाएंगे, आप बैंक में जमा करा देंगे, इसलिए आपको अभी पैसा नहीं दिया जा रहा। यह तर्क समझ में आता है आपके? संदीप, दो टूक शब्दों में अगर इस बयान पे मैं अगर रिस्पांस दूं तो मैं ये कहूंगा कि मुझे थोड़ा शक है और ये डाउट है कि क्या ये भारत सरकार और कैबिनेट और प्रधानमंत्री जी और उस लेवल तक की थिंकिंग को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो, वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार हैं, या वो अपनी थिंकिंग दे रहे हैं? क्योंकि इसमें 2-3 चीजें देखिए थोड़ी हैरानी वाली हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव जी जो बात कर रहे हैं, उन्होंने 85 दिन की बात की। एक छोटा सा आर्थिक तर्क देना चाह रहा हूं मैं, मेरा कोई कांग्रेस या बीजेपी की बहस में कोई नहीं, आप एक्सपर्ट के तौर पर हैं। 85 दिन डिमांड ही नहीं थी,
तो उस टाइम दाम नहीं बढ़े तो ना तो किसी का भला हुआ, उल्टा कंपनीज का नुकसान हुआ, क्योंकि आपने एडमिनिस्टर्ड प्राइसिंग मैकेनिज्म को वापस जबरदस्ती एक प्रकार से इन कंपनीज ने घुसा दिया। तो जब हम इकोनॉमिक इवेंट्स में नीडलेस इंटरफेरेंस करते हैं तो उसके नतीजे ये निकलते हैं कि 85 दिन के बाद बाकी उन 3 महीने की भरपाई करनी पड़ी। जब उन 85 दिन में डिमांड ही नहीं थी तो प्राइस स्टेबल रखने का, आर्टिफिशियली डिफ्लेट रखने का कोई मतलब नहीं था, तर्क नहीं था। बाय द वे ग्लोबल क्रूड उस टाइम पे नेगेटिव टेरिटरी में गया था। बिल्कुल। उस विषय को मैं छोड़ रहा हूं। आपने जो प्रश्न पूछा उसमें मैं सीधा सीधा कहूंगा, पहला ये कि वैक्सीन अगर भगवान की कृपा से और हमारी सरकार, देश की सरकार इसमें सजग है, बिल्कुल ये मानना पड़ेगा। सीरम इंस्टीट्यूट जैसे कंपनी जो उसके प्रोडक्शन के लिए तैयार हैं, वो कह रहे हैं कि हम शुरुआत करेंगे और फिर एक समय ऐसा आएगा कि हम 1 मिलियन डोज प्रतिदिन लाने तक के रहेंगे। तो 130 करोड़ की जनता में ये मैथ अलग अलग प्रकार से किया जाता है, परंतु अगर 50% ही वैक्सीनेशन का हम एम करेंगे तो आप ये समझ लीजिए संदीप कि उसमें कितने वर्ष लगेंगे। हाँ, पर डे वैक्सीन कितने लगे। और ये वैक्सीन ऐसा नहीं है कि गोली से तो तब तक इंतजार कीजिए, तब तक जेब में पैसा नहीं आएगा। तो संदीप संक्षेप में, मतलब इन समरी में ये कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार के, और ये पहली बारी अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब का ये पहली बारी थोड़ा इस प्रकार का बयान नहीं आया, ये दूसरी तीसरी बारी आया है। इस आर्थिक संकट की घड़ी में शब्दों पे संयम और जिन विषयों को अभी अननेसेसरली बाहर जाहिर नहीं करा जाना चाहिए वो बहुत आवश्यक तो है। यही तो कंफ्यूजन है विजय सरदाना। देखिए, कंफ्यूजन के इसी आलम में अब मैं विकास दर का जो आंकड़ा है, लगातार जो आकलन है वो नीचे की तरफ कर रही हैं सारी रेटिंग एजेंसियां, इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स। अब वो मिनी लॉकडाउन को देखिए, हम अनलॉक 2 में हैं। आर्थिक पहिया थोड़ा घूमने भी लगा था, वो फिर से जाम हो गया है। मैंने शुरू में ही बता दिया, कहीं 2 दिन का जाम है, कहीं बंद है, कहीं 9 दिन का लॉकडाउन है, कहीं बाई वीकली लॉकडाउन है। क्या केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम नहीं कर सकती हैं क्या? ये रायता ऐसे फैलेगा तो सप्लाई चेन तो डिसरप्ट रहेगी ना, कारोबारी पहिया चलेगा नहीं, नौकरियां जाती रहेंगी, तनख्वाहें कटती रहेंगी। गलत कह रहा हूं क्या मैं? इससे तो अच्छा वही था हमारा स्काइप। शरद कोहली, आप इस बात का जवाब दीजिए। लगता है विजय सरदाना का फिर से दिक्कत आ गई है। देखिए, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता संदीप कि अगर लॉकडाउन और लोकलाइज्ड लॉकडाउन जो है, रीजनल लॉकडाउन जो है, सिटी लॉकडाउन जो है, अगर वो बार बार होंगे या वो लंबे समय तक चलेंगे तो अर्थव्यवस्था को पटरी में आने में देर लगेगी। जो थोड़ा बहुत, जैसा आपने कहा, मैं इस बात से सहमत हूं कि थोड़ा बहुत जो एम्प्लॉयमेंट वापस आ रही थी, जो एम्प्लॉयमेंट की दर आप और हमने शो किया था 30% तक पहुंच गई थी। हाँ, 27% तक गई थी। वो 30 तक भी एक समय तक छू रही थी जब हम पीक पे थे। वो घट के 10, 11, 9, 8, 12 इसके आसपास घूम रही थी। बिल्कुल सही। ये लोकलाइज लॉकडाउन जो है ये हर्ट कर रहे हैं। इसीलिए हमने देखा संदीप, अमेरिका जैसे देश में जहां पर इलेक्शन के कारण है, डोनाल्ड ट्रंप को अपना जीतना है वो अलग बात है, पर अमेरिका जैसे देश में भी हमने देखा कि लॉकडाउन लगाया जा रहा है कुछ स्टेट्स में, पर वहां भी लगाने से पहले बहुत सोच समझ के किया जा रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की जो स्टीम है, जो बची कुची बैटरी थी जिसको मैं अगर बोलूं, वो बैटरी समाप्त होने की कगार पे थी, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को भी तनख्वाह के लाले पड़ रहे थे। तो इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि लॉकडाउन अगर रहता है तो इसमें सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। परंतु यह भी सत्य है कि जो सरकार कदम उठा रही है, जो 20,97,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया, अगर उस पैकेज में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर किया जाता तो जो डिमांड की वापसी थी, जिस डिमांड की वजह से सारा पटरी से उतरी हुई थी अर्थव्यवस्था, अब वो डिमांड वापस जल्दी आ जाती। इस बात में कोई इंकार नहीं है। पर मैंने संदीप आपके ही शो में पहले भी एक बार बोला था कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि हमारी जो फिस्कल एल्बो रूम जिसको हम बोलते हैं, कि हमारी जो आर्थिक क्षमता है लोगों को फायदा पहुंचाने की, वो क्षमता सीमित है। तो मैं समझता हूं देश का नागरिक सक्षम है, देश का नागरिक समझदार है। बिल्कुल, ये देश को समझाना चाहिए। इसीलिए देखिए, मैं आप लोगों को चर्चा के लिए बुलाता हूं, मैं बहस नहीं करता हूं कि यहां चिल्पो होने लगे।
यहाँ पर अभी बकरे की कुर्बानी पर बड़े लोग परेशान हो रहे हैं। आम आदमी किस्तों पर बकरा बना हुआ है, बकरा किस्तों पर, उसकी परेशानी बहुत कम लोग उस पर बात कर रहे हैं। विजय सरदाना, इसी बात को आगे बढ़ाऊं जो जीवीएल भी कह रहे थे। हम 20,97,000 करोड़ के राहत पैकेज की बात कर रहे हैं, उसका कुछ हासिल दिख रहा है 2 महीने बाद। अब जीवीएल ने कहा 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई को दिए गए, 1.25 लाख करोड़ का एक और स्पेशल पैकेज भी बनाया गया है। क्या वो जा पा रहा है? क्या आर्थिक पहिया घूम पा रहा है? 2 महीने बाद तो इसकी समीक्षा की जा सकती है कि नहीं? देखिए, जो भी आप पैकेज की बात कर रहे हैं संदीप जी, वो डिपेंड करेगा कि कंज्यूमर्स के हाथ में पैसा है या नहीं है। आप अगर सप्लाई साइड में पैसा दे रहे हैं, अगर डिमांड क्रिएट नहीं हो रही है, तो उस पैकेज का कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि अब जो इकोनॉमिक रिकवरी होगी कोविड लॉकडाउन के बाद, वो अर्बन सेंटर में नहीं होगी, वो आपको रूरल इकोनॉमी से सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि इस समय जो सरप्लस इनकम है या जो परचेजिंग पावर है वो गांव में है, शहरों में नहीं है। तो अगर हम गांव के पैरामीटर्स को ध्यान रखेंगे तो आपको ग्रीन शूट्स दिखेंगे। अगर आप शहरों के पैरामीटर और शहरों की इंडस्ट्रीज को देखोगे तो आपको ग्रीन शूट नहीं दिखेंगे, आपको नेगेटिव इनकम दिखेगी। और यही चीज हमें समझनी पड़ेगी कि रिवाइवल पैकेज जिस तरह से आज तक हम इकोनॉमी का प्लानिंग कर रहे थे, अगर हम उन्हीं चीजों को बार बार हार्प करेंगे आफ्टर कोविड, आपको उसमें ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आएगा। आपने रूरल इकोनॉमी की, 1 मिनट रोक रहा हूं, बहुत अहम मुद्दा छेड़ दिया। 1 मिनट, आपने रूरल इकोनॉमी की जो बात की, ज्यादा देना पड़ेगा। विजय सरदाना, जो आपने रूरल इकोनॉमी की बात की, देखिए देश में तो दूध की नदियां बह रही है, महाराष्ट्र में बह रही है ना, सड़कों पर भी दूध बह रहा है, क्योंकि 15 से 18 रुपए लीटर दूध की कीमत दी जा रही है किसानों को। आम आदमी 52 रुपए पर खरीद रहा है। एमएसपी को लेकर भी किसान परेशान है। अब निर्मला सीतारमण कहती हैं देश की आर्थिक गति कृषि क्षेत्र बढ़ाएगा, पर यहां पर किसानों पर मार पड़ रही है, या ये राजनीति है सिर्फ? बिल्कुल सही कहा आपने, और यही मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि रूरल इकोनॉमी और अर्बन इकोनॉमी में फर्क यह है कि रूरल इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक बेस्ड इकोनॉमी है, वो वक्त के साथ रुक नहीं सकती। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शहरों में आप रोक सकते हैं, कार बनाना रोक सकते हैं, मोटरसाइकिल स्कूटर रोक सकते हैं, पेट्रोल की सेल शहरों में रोक सकते हैं, लेकिन खेती नहीं रुक सकती, मिल्क प्रोडक्शन नहीं रुक सकता, पशुपालन नहीं रुक सकता। और इसीलिए सरकार को यह समझना पड़ेगा कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जब जीएसटी हमारे पास कम आ रहा है, बॉर्डर्स पे टेंशन है, कम रिसोर्सेज में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी और खासकर रोजगार आप कहां पैदा कर सकते हैं? इस समय आपकी प्रायोरिटी रूरल इकोनॉमी होनी चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री जी का भाषण देखें जो उन्होंने यूएस इन्वेस्टर्स को कहा है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो जितनी उन्होंने बातें कही है वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट रूरल इकोनॉमी की तरफ है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, लो कॉस्ट हाउसिंग है, आपका तो ग्रीन एनर्जी है। भारत पर ध्यान देना होगा, इंडिया पर अपनी ऑब्सेशन हमें थोड़ी कम करनी होगी। 1 मिनट, जीवीएल अब स्क्रीन पर। जीवीएल देखिए, अब रोजगार की भी बात आ जाती है, कृषि क्षेत्र की बात की। अब रोजगार को लेकर 27% आंकड़ा चला गया था। बहुत सवाल पूछे मैंने, तीखे सवाल पूछे, वो आंकड़ा 8% तक भी आया, अब वो 9, 9.5%। तो यानी कि रोजगार जो छिने थे वापस मिलने लगे, लेकिन वो फिर से दिक्कत में आ गए हैं। अब यह कह देना कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल दे दी गई, उससे बात पूरी हो जाती है क्या? रोजगार एक बड़ी समस्या है कि नहीं है, जिसे एड्रेस करना चाहिए अब सरकार को? ये देखिए, एक भारत के लिए ये हमेशा एक सवाल रही है, ये कभी भी ऐसी स्थिति नहीं थी। भारत एक बड़ा देश है विथ ग्रेटर पॉपुलेशन और विथ यंगर पॉपुलेशन अकाउंटिंग फॉर मेजॉरिटी। सबसे ज्यादा संख्या हमारे देश में युवा रहते हैं, तो इसलिए रोजगार एक चैलेंज रहेगा। लेकिन जो रोजगार के आंकड़े जो अतीत में प्रस्तुत हुए हैं वो कंट्रोवर्शियल है, उस पर मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि वो झूठे हैं, उसमें कई खामियां हैं। नहीं, वो आपको सूट नहीं करते तो झूठे करेंगे, ठीक है, वो झूठे हैं क्योंकि वो कंपेरेबल नहीं है। नहीं, सच्चे आंकड़े आप देते नहीं, कभी सच्चे आंकड़े पेश ही नहीं किए।
नहीं बिल्कुल है, सच्चा। कब किए? जो वो 6.1% 45 साल में सबसे बड़ा गोता खाया, वो आंकड़ा दबा दिया गया, उसके बाद कोई आंकड़ा ही नहीं आया। बता दीजिए, या मैं मिस कर गया क्या उन आंकड़ों को? नहीं देखिए ना संदीप जी, मैं इस पर काफी स्टडी कर चुका हूं, आपसे अलग डिबेट भी करूंगा मैं। ठीक है, ये पूरे झूठे आंकड़े हैं, झूठा नहीं है, नहीं तो सच्चा आंकड़ा दे दीजिए। अलग सुन लीजिए ना, मैं बता रहा हूं, अलग अलग सर्वे का मेथोडोलॉजी बदल दिया गया। इस क्विंटेंशियल सर्वे हर 4 साल में जो सर्वे हो रहा था, इसमें अचानक इसमें मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा पूरा बदल दिया गया। फिर भी उसको कंपेयर करने का गलत काम हुआ है, तो इसलिए ये अचानक 43 इयर्स में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, झूठा है। बट लेकिन मोर रेलेवेंट डेटा आपको ये पेरोल अकाउंटिंग डेटा जो प्रस्तुत हुआ है, जिसमें आपके हर एक व्यक्ति जिनको नौकरी मिली है उनके डेटा है आपके पास, ये कोई सर्वे नहीं है, ये एक्चुअल आंकड़े हैं। उसके तहत हर साल में कितने लोगों को नौकरियां मिल रही थी फॉर्मल सेक्टर में, ये पेरोल रिपोर्टिंग डेटा से आपको, आप देश के सामने ये डेटा आया है। नहीं, मैं अगर आपके सामने IIM की स्टडी 6 मिलियन परसों की ही, जीवीएल परसों की, और दक्षिण भारत से जुड़ी, ये अमूमन हम हिंदी चैनलों की एक दिक्कत भी है और मैं कबूलता हूं, हम दक्षिण भारत पर और यू आर अ प्राउड साउथ इंडियन, हम बहुत कम खबरें दिखाते हैं। और कल की ही ये खबर है, मनरेगा में सरकार कह रही है मनरेगा में हम काम बढ़ा रहे हैं, मैन आवर्स, वर्किंग आवर्स बढ़ रहे हैं, अब 182 से 202 रुपए दे दिए गए। केरल में ऑटोमोबाइल इंजीनियर मनरेगा में काम कर रहा है, वो गड्ढे खोद रहा है और पौधे लगा रहा है, 5-5 ग्रेजुएट्स वहां पर जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक साफ संकेत है ना, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, जिनके पास है भी उनकी नौकरियां जा रही है। नहीं सर, 40,000 करोड़ अधिक एलोकेशन किया गया मनरेगा का, ये कोई असत्य तो नहीं है, नहीं, सच्चाई मैं उसको है। कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा। नहीं, मैं कह रहा हूं सरकार, क्योंकि माइग्रेंट बड़ी संख्या में लोग अपने जिलों में या अपने गांव में वापस गए हैं, रिवर्स माइग्रेशन हुआ था कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, और उनको अपने गांव में जब जाएंगे वो कम से कम वो 4 महीने भी रहेंगे। आंकलन था सरकार का, ये लोग हो सकता है सितंबर तक अपने प्रदेश में जहां वापस जाके काम करने के लिए तैयार होंगे। जो 4 महीना वहां घर पे रहेंगे, उस समय उनको कम से कम उनके पूरा 100 दिन का पूरा कोटा उनको मिले। वो इसलिए ये 40,000 करोड़ का ये एस्टिमेशन करके 300 करोड़ पर्सन डेज एस्टिमेटेड मैंडेज क्रिएट करने के लिए ये आवंटन, ये नहीं, सरकार ने आवंटन किया है, कोई इसमें कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा। 61,000 करोड़ दिए थे मद में, 40,000 करोड़ बढ़ा दिए। लेकिन जयवीर शेरगिल, मेरा सवाल ये है, ये राजनीतिक विषय कभी क्यों नहीं बनता है? बेरोजगारी एक समस्या है ना, इसीलिए मैंने केरल का भी उदाहरण दिया है। मनरेगा में काम मिल रहा है, डिग्निटी ऑफ लेबर को मैं पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं, वो काम मिले, वो 100 दिन के लिए मिल रहा है, पर रोजगार एक बड़ी समस्या है ना युवाओं के लिए। शिक्षित लोग, क्या उन्हें पक्की नौकरी मिल रही है? यह कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता है। कि जिस मनरेगा की प्रधानमंत्री ने अपने अंदाज में धज्जियां उड़ाई, जिसको सबसे बड़ा विफलता का जीता जागता कांग्रेस का सबूत समझते थे, आज उसी को ही लाइफ लाइन इस्तेमाल करके अपनी छवि सुधारने में लगे हुए हैं। तो खुशी हुई कि कांग्रेस की नीतियां अब भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर रही है। दूसरा, ये आज एक अजीब विडंबना भी है कि एक तरफ देश में कोरोना की आग लगी हुई है और दूसरी तरफ आज भी टीवी चैनलों पे बैठ के भाजपा वाले दुष्प्रचार की आग लगा रहे हैं। ये स्टैटिस्टिक्स ठीक नहीं है, ये डेटा ठीक नहीं है। ILO, चलो वो तो कांग्रेस पार्टी नहीं चलाती, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा ये फिस्कल पैकेज के बाद है कि जो इंटरनेशनल एवरेज से उससे 2 गुना अधिक है बेरोजगारी का डेटा। दूसरा, आज आपने अखबार पढ़ के हाथ हिल जाते हैं जब आने वाले समय में जितनी नौकरियां जाएंगी। तीसरा, 45 वर्ष में पहली बार बेरोजगारी जो ऐसे आपने कहा 27.1% पहुंची हुई है। चौथा, नहीं पहुंची हुई थी, अब नीचे आ गई है, अब 9 के करीब आ गई है, नीचे आ गई है, राष्ट्रीय एवरेज से ऊंचा। चौथा, मैं इनसे छोटा हूं पर आपका न्यूज 24 तथ्यों पर आधारित प्रोग्राम है, इन्होंने कह दिया किसी भी देश ने सीधा अकाउंट में पैसे ही नहीं डाले। यूएस केयर एक्ट के तहत सीधा खातों में पैसे गए हैं। ब्राजील, जो हमारी इकोनॉमी, जो पॉपुलेशन से मैं नहीं कहता पूरा इधर आसपास तालमेल खाता है,
$120 प्रति महीना, जो 3.5 लाख करोड़ बनता है, जनता के अकाउंट में सीधा पैसा गया है, जापान में भी गया है और इंग्लैंड में भी गया है। इकोनॉमियां किसी की एक बराबर नहीं है, पर नियत और नीति होती तो होती। तीसरा, आप कह रहे हैं 15 लाख देते देते आपने आज 5 किलो गेहूं बांटने की बात कर दी। 15 लाख कहते कहते आज आप कह रहे 15 लाख ले लो, नहीं, लोन ले लो और फैक्ट्रियों के लिए ताले ले लो। स्वैन स्ट्रैंडेड वर्कर एसोसिएशन नेटवर्क का सर्वे आया है जो कहता है 80% लोगों को हमारे सैंपल में सरकार की ये सुविधाएं नहीं पहुंची। चौथा, इतना पैसा नहीं, एक मिनट, स्वैन का मैंने ये सर्वे पढ़ा है, ये पिछले महीने का सर्वे है। देखिए जयवीर, मैं बिल्कुल यहां फैक्चुअल बातें रखवाता हूं। 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, इतना पैसा जो आ रहा है जनता के खाते में नहीं जा रहा, पेट्रोल के टैक्सों में हमसे लिया जा रहा है, वो जा कहां रहा है? कैसे कोरोना की महामारी लड़ी जा रही है? आज ही ये रिपोर्ट है बिहार में, आपके टीवी ने भी दिखाई, 400 एम्स में अस्पताल में डॉक्टर कह रहे हैं आज भी हमारे पास पीपीई किट नहीं है। जेपी नड्डा साहब ने कहा था 60,000 वेंटिलेटर आप तक पहुंचेंगे। 24 जून 2020 को प्रधानमंत्री ऑफिस से प्रेस रिलीज आती है, उस 60,000 में से केवल 1348 वेंटिलेटर जनता के पास पहुंचे हैं। तो रातों रात अगर 70,000 बिहार के चुनाव में एलईडी लग सकती हैं, तो जनता के पास मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जयवीर, एक मिनट रुकिए, मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। अब बिहार की चर्चा हो गई है, अस्पतालों के हाल की भी बात होनी जरूरी है। जब हम कोरोना काल की बात करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो अस्पताल में ही लोगों को इलाज के लिए जाना पड़ता है। और ये मैं बिहार की तस्वीरें दिखा रहा हूं, मरीजों के बीच शव पड़ा हुआ है, ऑटो में डेड बॉडी है, लोग हंगामा कर रहे हैं, मरीज डर के मारे अस्पताल छोड़कर भाग रहे हैं। कहीं पर मोटरसाइकिल पर मरीज एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। पटना के एम्स में 400 नर्सें हड़ताल पर हैं। भोजपुर में, ये मैं बिहार की तस्वीर बता रहा हूं, ये देश भर में लागू है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल का आपको ध्यान है क्या ऑब्जर्वेशन थी गुजरात हाई कोर्ट की कि दोजक जैसा है ये वहां का हाल। आपने मुंबई के अस्पतालों का हाल देखा, वहां मुर्दा मरीजों के शव पड़े हुए हैं और इलाज भी चल रहा है। तो सिद्धार्थ जराबी, ये भी एक तस्वीर है जो हमें देखनी होगी। जब हम वर्ल्ड पावर बनने की बात करते हैं, दुनिया भर में अपनी अर्थव्यवस्था का डंका बजाने की बात करते हैं, हमारे अस्पतालों का दरअसल हाल क्या है? और मैंने एक शो किया था डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए, और आंकड़े उसमें जो स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़े हैं, इस साल मई में संकट काल, संक्रमण काल में 3,900 करोड़ रुपए खर्च किए, और पिछले साल इसी महीने 7,900 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। आयुष मंत्रालय ने पिछले साल मई में 220 करोड़ रुपए खर्च किए, इस साल सिर्फ 7 करोड़ रुपए खर्च हुए। यह भी एक तस्वीर है। बिल्कुल संदीप, एंड हेल्थ केयर को लेके जो स्पेंडिंग है अभी तक कोरोना महामारी से हमारे, और मैं केवल 4-5-6 वर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पिछले 20 वर्ष की भी अगर आप नहीं, सब सरकारों की जिम्मेदारी है, सब राजनीतिक दलों की। सब राजनेता तो एम्स में हो जाते हैं ना, सीधा भर्ती, आम आदमी अपना संभालता रहे, आत्मनिर्भर बने जी। और कोरोना ने क्या दिखाया? कोरोना ने कहा कि आपके पास सुपर स्पेशलिटी, बड़ा 5 स्टार 7 स्टार 1000 बेड वाला अस्पताल किसी काम का नहीं है। कोरोना की महामारी को डील करने के लिए आपको एक अलग प्रकार की व्यवस्था चाहिए, और उसमें जो सबसे ज्यादा फैंसी इक्विपमेंट अगर चाहिए तो वो वेंटिलेटर है, जो वैसे देखा जाए बहुत ही साधारण आइटम है। साधारण क्यों? इसकी आज तक आवश्यकता पड़ी ही नहीं, तो इसलिए बनता ही नहीं था देश में। अब संक्रमण के बाद अब संख्या में बनना शुरू हुआ है। तो हमारी हेल्थ केयर की प्रायोरिटीज, प्राइमरी हेल्थ केयर जिसे कहा जाता है, बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ छोटी डिस्पेंसरी, मोहल्ला क्लिनिक या एक जिले के अस्पताल के स्तर पे आज भी बदहाली है। और जो ये चित्र दर्शाते हैं वो यही दर्शाते हैं जो हमारी म्युनिसिपैलिटीज में स्थिति है वही अस्पताल में है। म्युनिसिपैलिटीज के फेलियर क्या है? दिल्ली में बारिश होती है, दिल्ली के जो मेन ट्रैफिक जंक्शन है वो डूब गए, और इसी प्रकार से बड़े अस्पताल में भी एक छोटे बाथरूम में
टॉयलेट क्लॉग हो जाता है, वो भी उसी से जुड़ा हुआ एक प्रकार का व्यवस्था का जो कमी है वो इसको दर्शाता है। और मैं मानता हूं कि इस वर्ष और आने वाले वर्षों में हमारी स्पेंडिंग सुपर स्पेशलिटी और बड़े बड़े अस्पताल लगने से हटके जमीन पे प्राइमरी, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेल्थ केयर के सिस्टम्स बने। नहीं, ये तस्वीरें और जो दुखद है ना, उसके पीछे एक वजह यह है विजय सरदाना कि आप बिहार की बात करें, आप ये पूरी हिंदी पट्टी की बात करते हैं, हमारे दर्शक वहां पर ज्यादा हैं। बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, आप एक बड़ा अस्पताल बताइए, सब दिल्ली क्यों भागते हैं? क्योंकि हमने अस्पतालों का कभी इंतजाम ही नहीं किया। अब संकट काल, संक्रमण काल आ गया, हर अस्पताल में, हर सूबे में अस्पतालों की पोल खुल रही है। तो ये एक बड़ी समस्या है ना, और इसमें हम राजनीतिक बयानबाजी में ज्यादा मशगूल हो जाते हैं। ये एक ऐसी समस्या है, अब आपदा में भी हमें कुछ सोचना चाहिए, हमें कुछ लेसन्स मिल रहे हैं, उनको हम इंटरनलाइज करें, वो ज्यादा जरूरी है कि राजनीतिक बयानबाजी। देखिए संदीप जी, मेरा एक सुझाव है आप सबके लिए, जब तक आप इस देश के राजनीतिक लोगों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, देश नहीं सुधरेगा। आज जो लोग जिम्मेवार हैं, आज आपके पास एमएलएज हैं, एमपीज हैं जो वोट लेते हैं, आपका लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होता है, आप लोगों को सारे चैनल्स को एक प्रोग्राम करना चाहिए, अकाउंटेबल कौन। जब तक आप जवाबदेही तय नहीं करेंगे, जब तक लापरवाही करने वालों को सजा नहीं मिलेगी, आप बहस करते रहिए, चर्चा करिए, कुछ नहीं होगा। समस्या ये है कि आज आप बिहार की बात कर रहे हैं, वहां का एमएलए एमपी कहां है, वहां का मुख्यमंत्री क्यों नहीं गया? पॉइंट यह है कि जब तक आप समस्या की बात करेंगे, अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं करेंगे कि जिम्मेवार कौन, तब तक इस तरह की बहस चलती रहेगी। समस्या यह है कि क्या प्रधानमंत्री जी अकाउंटेबिलिटी मैप बनाएंगे कि कितने एमपीज अकाउंटेबल रहे, किसके यहां क्राइम बढ़ा, किसके यहां हेल्थ केयर सर्विस सुधरी, एजुकेशन सुधरा, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा या नहीं सुधरा? आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना नहीं चाहते। आप मृग तृष्णा तलाश रहे हैं। विजय सरदाना, बीच में रोक रहा हूं, आप मृग तृष्णा तलाश रहे हैं, मिराज खोज रहे हैं आप। एक मिनट विजय सरदाना, 2015 में प्रधानमंत्री ने आदर्श ग्राम योजना की घोषणा की थी, हर सांसद एक गांव को गोद लेगा। फिर 2019 तक 3 गांव गोद लेने थे, 2022-23 तक वो 5 की संख्या हो जानी थी। अब उस पर खुलासा हुआ है वो कूड़े के डिब्बे में पड़ी है, वो स्कीम चली नहीं रही है। एक गांव को तो गोद नहीं ले पाए सांसद, आप जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी, आप चाहते हैं इस देश का सुधार हो, आप हर जगह ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। आप एमपीज और एमएलए की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात से शुरू करिए ना, लीड बाय एग्जाम्पल। क्या प्रधानमंत्री जी ने 5 गांव लेके सुधार किया? क्या प्रधानमंत्री जी अकाउंटेबल थे अपनी घोषणाओं के? क्या वहां के मुख्यमंत्री अकाउंटेबल थे? क्या वहां के एमएलए एमपी अकाउंटेबल थे? अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अकाउंटेबिलिटी लेंगे तो क्या आपको लगता है इस देश का एमएलए एमपी अकाउंटेबल अपने आप को नहीं बनाएगा? तो यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। और जनता को भी दबाव डालना होगा। एक मिनट, जनता को भी दबाव डालना पड़ेगा शरद कोहली, क्योंकि बटन हम दबाते हैं, जनता जनार्दन हम हैं। दरअसल इस जनतंत्र के भगवान अगर कोई कहा जाए वो आम आदमी है जो अपने प्रतिनिधियों को चुनता है। पर मैं थोड़ा सा लास्ट कमेंट सबसे ले रहा हूं, आपसे शुरुआत करता हूं। होलिस्टिक पिक्चर देखिए, संकट काल में जीवीएल बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा कि कोई भी आपातकाल आपको एक मौका देता है, तो हमें ये मौका मिला है। हम चलिए अमेरिका को कह रहे हैं निवेश कीजिए, हम पर भरोसा कीजिए, हम ओपननेस की, अपॉर्चुनिटीज की, ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। पर ये अभी तक तो हम चीन पर डिपेंडेंट थे ना, हम अमेरिका की बात नहीं करते थे। चीन से तकरार हो गई, हमने ये शिफ्ट भी कर लिया। पर हम शिफ्ट भी कर रहे हैं तो सब साथ चले ना, सब साथ चल रहे हैं क्या? मिनी लॉकडाउन में क्या हम साथ हैं? केंद्र और राज्य साथ हैं? एक बड़ी पॉलिसी में, ट्रेड पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या विपक्ष साथ है? यह दिक्कत है क्या देश की? नहीं, साथ संदीप कितना है वो तो अभी आपने यहीं पर स्क्रीन पर ही देख लिया कि कितना साथ है जो
एक दूसरे पे कटाक्ष होता है, जो हर चीज में राजनीति ढूंढने का प्रयास किया जाता है, वो तो हम सबको विदित है। सारे देश की जनता देखती है कि आपस में जो पक्ष विपक्ष किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। और इस तरीके से आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस तरीके से देश का विकास 3 O की बात करी, ओपननेस की बात करी, अपॉर्चुनिटीज की बात करी, ऑप्शंस की बात करी। ओपननेस की बात करते हैं, उसमें सरकार के रिफॉर्म्स, सरकार की पॉलिसीज आती हैं। हम ऑप्शंस की बात करते हैं कि आपके पास सप्लाई चेन ऑप्शंस, भारत एक ऑप्शन के रूप में निकल के आया है, और भारत के अंदर जो ऑप्शंस हैं, मुझे लग रहा है उसमें भी कुछ हद तक हम रिफॉर्म्स पर, क्या भारत अपनी रीजनल डेवलपमेंट पर जोर दे रहा है? जिस अमेरिका की इन्वेस्टमेंट की संदीप हम बात कर रहे हैं, क्या वो भारत में आएगी कि इंडिया में आएगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या वो हम गांव में, आज हम फ्रूट प्रोसेसिंग की बात करते हैं, जिस खेत के पास, क्या हम वहां पर फूड की फैक्ट्रीज, फूड की प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा सकते हैं? क्या हमारा देश तो तैयार है? इसमें मतलब मोटी बात यह है कि सभी को साथ चलना होगा। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। अंतिम पड़ाव जीवीएल, जयवीर और सिद्धार्थ से लास्ट कमेंट, विजय सरदाना से भी ब्रेक के बाद। तो संकट काल में देश की अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। जीवीएल, आप ही ने कहा आपदा एक मौका भी देता है। तो हम आपदा में हैं, संकट काल में हैं, देश में दिक्कतें हैं, सब साथ क्यों नहीं मिलते? साथ लड़ेंगे तो बेहतर लड़ेंगे ना। देखिए, ये विपक्ष से सवाल पूछना होगा। जब तक सरकार का सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री सभी राज्य सरकारों को साथ लेकर ये कोरोना के, ये कोविड के समय में जो क्राइसिस मैनेजमेंट हुआ, आपने देखा है किस प्रकार हर प्रदेश सरकार से मिलकर केंद्र सरकार ने काम किया था। और ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि कांग्रेस पार्टी हर विषय, कोविड के विषय में हो या चाइना के विषय में हो, अपनी राजनीति कर रही है, क्योंकि उनके अपने पॉलिटिकल नुकसान को, जयवीर शेरगिल रिस्पॉन्ड कीजिए। वो अपने राजनीतिक आपदा को अवसर में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे वो अपने आप को ज्यादा चोट पहुंचा रहे हैं। जयवीर 30 सेकंड्स। पहली तो बात, भाजपा ने हर चेतावनी से मुंह मोड़ा विपक्ष की। 12 फरवरी को जब राहुल गांधी ने कहा जाग जाइए, तो इन्होंने उसके बाद नमस्ते ट्रंप की और दिल्ली में जाके चाट खाई। दूसरा, प्रधानमंत्री ने ये जंग महाभारत का उदाहरण देके शुरू की थी, पर वो भूल गए महाभारत हो या जो अर्जुन है, उनका ध्यान लक्ष्य की तरफ केंद्रित था और प्रतिबद्धता अटल थी। तो अपना ध्यान वेंटिलेटर बनाने में लगाइए, कांग्रेस की सरकारें गिराने पे नहीं। कोरोना पे वार कीजिए, विपक्ष पे वार मत कीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं, पर आप पहले देश के लिए खुद खड़े हो जाइए। ठीक है विजय सरदाना, लड़ाई में हम अब भी साथ नहीं मिल सकते, यही बड़ी दिक्कत है क्या? हम चीन को कोसते रहे, चीन की विकास दर 3.5% हो गई, पॉजिटिव में है। हम कितनी भी उन्हें गाली दें, दुश्मन से भी सीखना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। और मेरा ये कहना है कि डिजिटल इंडिया में जितने एमएलए एमपी हैं, उनका एक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड हो कि हर महीने उन्होंने आम जनता के लिए खाद्य सुरक्षा में, हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हर महीने क्या क्या काम करवाए। जब तक आप उनको अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, उनकी प्रोग्रेस को ट्रांसपेरेंट नहीं बनाएंगे, हम बहस करते रहेंगे, हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि कौन काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। और विपक्ष और सत्ताधारी दल जितने भी हैं, वो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहेंगे, ना कि काम करेंगे। और जनता को काम चाहिए, मुद्दे नहीं चाहिए, बहस नहीं चाहिए। सिद्धार्थ, जरा भी हम संघीय ढांचा हैं, पर ये इतने पुल्स एंड पुशेस, क्या ये लोकतंत्र के लिए मजबूती का संकेत है या ये हमारी कमजोरी बन रही है? देखिए, जीएसटी का जो फेडरल काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल, उसने ये एक उदाहरण दिया है और हम सब भारतीयों को इस बात से खुशी लेनी चाहिए कि एक बड़े जटिल मामले पे कैसे केंद्र और सरकारें एक साथ हैं। और आपको ध्यान होगा कि जहां तक कर बढ़ाने की बात है, वहां पे राज्य और केंद्र एक ही पटल पे रहते हैं। अगर केंद्र ने भी टैक्सेस बढ़ाए हैं तो राज्यों ने भी तेल के टैक्सेस में कोई कमी नहीं छोड़ी, संदीप। इसलिए मैं मानता हूं कि अभी समस्या एक आर्थिक समस्या है और सबसे बड़ी समस्या राज्य और केंद्र सरकार के राजस्व पे बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। और मैंने आपके द्वारा ये पहले भी कई बारी कहा है कि हमें
बहुत ज्यादा बेल्ट टाइटनिंग रखनी पड़ेगी राजस्व को लेके। और आपके एक पैनलिस्ट की बात से कि हमारे पास फिस्कल एल्बो रूम नहीं है, मैं उससे इत्वाक नहीं रखता हूं। ठीक है, आई हैव रन आउट ऑफ टाइम अनफॉर्चुनेटली। तो हमें कहीं ना कहीं सब साथ मिलकर चलेंगे। पैसे की तंगी है, कमी है, लेकिन सरकार किस लिए होती है? इन्हीं चीजों का निदान हल निकालने के लिए सरकार होती है। तो वो जिम्मेदारी निभानी होगी सरकारों को भी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।